यस चलो सो लास्ट लेक्चर में हमने कौन सी थियरी डिस्कस की थी? रेजोनेंस। यस, तो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस एसी पावर सोर्स में हमने देखा। नाउ वी आर गोइंग टू सी क्वालिटी फैक्टर। ये क्वालिटी फैक्टर कहाँ यूज होता है? सबसे पहले तो सो क्वालिटी फैक्टर एक्चुअली जहां पर हमारी आरएलसी सर्किट होती है वहां पर यूज होता है। और आरएलसी सर्किट जनरली हम बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हो, बहुत ज्यादा नंबर, जैसे कि रेडियो में, तो रेडियो में कितनी सारी फ्रीक्वेंसी होती है और एक साथ वो जो रिसीवर होगा वो तो सारी फ्रीक्वेंसी रिसीव कर लेगा। ओके, अब ये सारी फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रहा है लेकिन हमें तो एक ही चैनल सुननी है। ओके, तो सारी फ्रीक्वेंसी में से एक सिलेक्ट करनी है और फिर हमें जो सुननी है वो देगा। रिसीव तो सब कर रहा है। ओके, वैसे ही टीवी एंटेना वाले, मतलब एंटेना वाले टीवी जो पहले होते थे हम सेट करते थे, पता है कि वो जो ट्यूनर होता था एक, वो ट्यूनर को ऐसे गोल 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 ऐसे, वो रिसीव तो सारी चैनल कर रहा है लेकिन हमें जो देखनी है वो चैनल हम फ्रीक्वेंसी वो ट्यूनर से सेट करते थे। आज की डेट में क्या करते हैं, हमारे रिमोट में ही वो फैसिलिटी आ गई है, तो हम जैसे ही चैनल अप एंड डाउन करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी और उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी तो फिर हमें जो चाहिए वो देखने को मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? वहां तो इतनी सारी चैनल है, सपोज 100 चैनल्स है, तो 100 चैनल में से एक चैनल हमें कैसे देखने को मिलेगी और रेडियो में 100 चैनल में से एक चैनल हमें कैसे सुनने को मिलेगी? तो वहां पे ट्यूनिंग करना पड़ेगा। ओके, और वो ट्यूनिंग सर्किट में ही क्या होता है, हमारी आरएलसी सर्किट होती है। वो ट्यूनिंग में ही हमारी आरएलसी सर्किट होती है। सो हमारा रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, और ये जो कैपेसिटर है वो वेरिएबल कैपेसिटर होता है, मतलब उसका कैपेसिटेंस बढ़ाया या कम किया जा सकता है। सपोज 25 माइक्रोफेराड है तो 30 माइक्रोफेराड कर दिया, फिर वापस 20 माइक्रोफेराड कर दिया। इससे भी फायदा होता है। कैसे? जो हम चेंज करते हैं ना फ्रीक्वेंसी वो आगे देखते हैं कि उससे क्या फायदा होता है। सो E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, हमें पता ही है एसी सोर्स के लिए। नाउ इंपीडेंस की वैल्यू है हमारी Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC टू दी होल स्क्वायर। नाउ जब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी, जब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी तो क्या होगा, XL इज इक्वल टू XC हो जाएगा। XL इज इक्वल टू XC हो गया तो Z इज इक्वल टू R हो जाएगा। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी में Z इज इक्वल टू R हो गया तो I इज इक्वल टू V बाय R था और से V बाय Z था, वॉट एवर। सो वो वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम हो गई। क्यों मिनिमम हो गई? क्योंकि अगर XL माइनस XC कुछ नहीं होता, कल ही हमने डिस्कस किया था, अगर वो कुछ नहीं होता तो उसका स्क्वायर वापस R स्क्वायर में ऐड होके फिर स्क्वायर रूट कर देते, तो वो तो उससे ज्यादा ही वैल्यू आती। तो ये मिनिमम वैल्यू है। R की मिनिमम वैल्यू के लिए करंट क्या मिलेगा हमें, मैक्सिमम। यस, तो मैक्सिमम करंट जहां हमें मिलेगा वो मैक्सिमम करंट हमें कब मिलेगा, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी में, जब XL इज इक्वल टू XC होगा तब। ये कल हमने डिस्कस किया था कि XL इज इक्वल टू XC हो जाएगा तो वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, और वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। ओके, रेजोनेंस में XL इज इक्वल टू XC हो जाएगा, और अगर XL इज इक्वल टू XC हो गया तो ये R स्क्वायर इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू R हो जाएगा, और I इज इक्वल टू से V बाई Z है। सो ये वैल्यू मिनिमम है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो रेजोनेंस पे करंट मैक्सिमम हमें मिलेगा, और वही फ्रीक्वेंसी को हमने क्या बोला है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, और ये है हमारी रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये कहां से आया, वो हमने डिराइव किया था कि भाई XL इज इक्वल टू XC मतलब क्या, ओमेगा L इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। ये XL है और ये XC है, तो इसको कन्वर्ट कर दिया तो ओमेगा इज इक्वल टू आ गया हमारा स्क्वायर रूट 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ LC यहां से, और ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, तो ओमेगा वैल्यू पुट करोगे 2πf तो वो 2π नीचे चला जाएगा, तो FR इज इक्वल टू 2π स्क्वायर रूट ऑफ LC। ये हमने कल डिस्कस किया था। अब यहां पर हम ट्यूनिंग करेंगे कि जो 100 चैनल आ गई, सपोज, ओके, सपोज 100 चैनल आ गए। अब ये 100 चैनल में से मुझे एक ही चैनल चाहिए, तो 100 में से कोई एक ही चैनल होगी जहां पर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब जहां पर XL इज इक्वल टू XC हो जाएगा। सबकी फ्रीक्वेंसी में से एक ही फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी जहां पर मैक्सिमम करंट मिलेगा मुझे, क्योंकि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम करंट मिलेगा। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी मतलब सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी।
जैसे हमारे रेडियो पे भी कैसे होता है 98.3 FM, ऐसा नहीं बोलते, तो वो 98.3 फ्रीक्वेंसी है, 93.5 फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, अब वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बन गई। वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हमें बनानी पड़ेगी। हमें कैसे बनाएंगे? ये रेजिस्टर जो है हमारा वो वेरिएबल है, तो एक्सएल ज्यादा होगा, एक्सी कम होगा, तो हम क्या करेंगे? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है तो हम जैसे चैनल चेंज करते हैं ना, तो उससे क्या करेंगे? हम एक्सी की वैल्यू बढ़ा रहे, तो एक पॉइंट आएगा जब एक्सएल और एक्सी सेम हो जाएगा, सेम हो गया तो वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बन गई। या फिर एक्सएल ज्यादा नहीं होगा, कम होगा, एक्सएल शायद कम हो और एक्सी ज्यादा हो, तो हम रिमोट से जब चेंज करेंगे ना, तो हम कैपेसिटर के वेरिएंस को, मतलब कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को कम कर रहे हैं। वो ज्यादा है, एक्सएल कम है और एक्सी ज्यादा है। ओके, तो अब हम चेंज कर रहे हैं ना, जब फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग कर रहे हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं? एक्सी को कम कर रहे हैं, तो एक्सी कम होगा, एक पॉइंट आएगा जो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाएगा। तो वो ट्यूनर जो होता था रिमोट में, रेडियो में ऐसे वो बटन होता था जिससे हम सेट करते थे, सो दैट इज द ट्यूनिंग। वो ट्यूनिंग से ही एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाता है। और आज की डेट में अगर जब हम रिमोट से चैनल चेंज करें, तो जैसे ही हम रिमोट से चैनल का प्लस और माइनस चेंज करेंगे, तो पर्टिकुलरली दैट फ्रीक्वेंसी विल कम। और इसीलिए अब तो ऑटो में हम चैनल सेट कर सकते हैं आज की डेट में, कि जो चैनल है पहली ही ये चैनल होनी चाहिए, दूसरी ये चैनल होनी चाहिए। वो पहले हम अभी वो टीवी में अंदर मेमोरी चिप है उससे सेट होता है, अदरवाइज चैनल फिक्स होती थी। पता है कि पहले नंबर पे ये चैनल आएगी, दूसरे पे ये, तीसरे पे फिक्स ही होता है। ऐसा नहीं होता कि तुम्हें पहले ये देखनी है तो वो आएगी, नहीं। वो तो आज की डेट में ऐसे टीवी आ गए हैं जिसमें तुम पहले पे ये सेट कर सकते हो, दूसरे पे ये सेट कर सकते हो, तीसरे पे ये। नहीं तो पहले क्या होता था सेट, जैसे कि आज की डेट में रेडियो में तुम चाहे ऐसा सेट थोड़ी कर सकते हो। तुम्हें चाहे कि भाई 98.3 में सुनाई देगा तो वहीं पे सुनाई देगा। तुम सोचो कि वही गाना मुझे 93.5 पे सुनाई दे, वो नहीं सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि जो टीवी में हम चेंज कर सकते हैं वो रेडियो में अभी तक हम लाए नहीं है। क्यों? क्योंकि रेडियो अभी कोई सुनता भी नहीं है, ज्यादा का नेग्लिजिबल हो गया, 1% है, 1% पीपल लिसनिंग रेडियो, अदरवाइज नोबडी विल। रेडियो कब यूज करते थे? जब टीवी नहीं थे तब। क्यों? दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन वहां पे मैच खेली जा रही है तो सुनाई तो दे रहा है। ओके, तो सोचो हमारे पेरेंट्स लोगों ने, हम जितने इंटरेस्टिंग होके टीवी पे मैच देखे हुए हैं, उन्होंने रेडियो पे मैच देखे हुए हैं, सुनी हुई है। तो सोचो सिर्फ सुनने से कितना एक्साइटमेंट होता है। ये मारा छक्का, तो वो विजुअलाइज करना है कि सचिन ने ऐसे छक्का मारा, मिड ऑन पे मारा, यहाँ पे मारा, ऐसे एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। सुनो, ओके, मतलब सोचो। चलो, तो वो केस है। ओके, और यहाँ पे टीवी में हम क्या कर रहे हैं? जैसे ही हम चैनल चेंज करेंगे, हम कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वेरिएबल होता है, तो वो वेरिएबल होता है तो क्या होगा? अगर एक्सएल ज्यादा है और एक्सी कम है, तो हम जैसे चैनल चेंज करेंगे एक्सी बढ़ता जाएगा और एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी 1 पॉइंट पर रीच हो जाएगा। अगर एक्सएल कम है और एक्सी ज्यादा है, तो हम जैसे ही चैनल चेंज करेंगे तो एक्सी क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा और एक पॉइंट आएगा जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाएगा। जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाए, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी रीच हो गई, करंट मैक्सिमम हो गया, और करंट मैक्सिमम हो गया तो हमें जो चाहिए वो चैनल हमें देखने को मिलेगी। तो 100 में से जो 1 चैनल चाहिए वो भी हमें देखने को मिलेगी। पर्टिकुलरली उसकी फ्रीक्वेंसी सपोज 50 हर्ट्ज है, अभी 50 में से मुझे अब 50 हर्ट्ज वाला, जो 50 हर्ट्ज पे जो फ्रीक्वेंसी पर जो चैनल है वो नहीं देखनी है, मुझे 30 हर्ट्ज वाली देखनी है। तो फिर मुझे कैपेसिटेंस को चेंज करना पड़ेगा। तो वो रिमोट से या वो ट्यूनर से मैं चेंज करूंगा। कैपेसिटेंस चेंज हो गया, तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अब 50 रही ही नहीं, अब वो 30 हो गई है। तो मैंने कैपेसिटेंस चेंज किया तो वो 30, जैसे ही एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो गया, अगेन मेरी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कौन सी हो गई? 30 हर्ट्ज। अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके, तो ये तो मैंने कंसेप्ट समझाया कि ऐसे ट्यूनिंग होता है। अब ये ट्यूनिंग में जो हम बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये ट्यूनिंग का कंसेप्ट था। अब ट्यूनिंग में क्वालिटी फैक्टर क्यों? सो क्वालिटी फैक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं? क्वालिटी फैक्टर को डायरेक्टली जस्ट वी आर फाइंडिंग से VL और VC डिवाइडेड बाय VR। एक्सएल मतलब जो हमारा इंडक्टर और कैपेसिटर का वोल्टेज है, वो दोनों में से एक ही लेना है, दोनों में आंसर सेम आ जाएगा। सो हमारा क्वालिटी फैक्टर जितना ज्यादा अच्छा होगा ना,
उतनी ही ज्यादा अच्छे से हम क्लियरली वो चैनल देख पाएंगे या ये रेडियो में सुन पाएंगे। या देखो कभी कभी ऐसा होता है कि वो ट्यूनिंग सही नहीं होती है, तो क्या होता है पता है, जैसे कि तुम ये कर सकते हो, सपोज तुम सूरत से आ रहे हो, सूरत से रेडियो सुनते आ रहे हो, तो तुम्हारा रेडियो स्टेशन कौन सा चल रहा है, सूरत के रेडियो स्टेशन से तुम्हारी फ्रीक्वेंसी आ रही है। और अभी तो भरूच का रेडियो स्टेशन आया है, लेकिन पहले जब नहीं था तो सूरत से तुम ट्रैवल कर रहे हो तो सूरत के रेडियो पे तुम गाड़ी में सुन रहे हो, और जैसे ही फिर तुम से भरूच और से पालेज के पास जाओ ना, तो तुम्हें दो गाने सुनाई देंगे एक ही चैनल पे। क्यों? क्योंकि सूरत का तो आ रहा है, अब बड़ौदा का भी पकड़ने लगा वो एक ही फ्रीक्वेंसी पे। ओके, तो दो फ्रीक्वेंसी वहां पे क्या हो गई, मर्ज हो गई। तो हमें सही सपोज एक पे क्रिकेट आ रहा है और एक पे गाना सुन रहे हैं, तो थोड़ा गाना बजेगा, बीच में क्रिकेट आ जाएगा, फिर वापस बीच में गाना आ गया, कि क्या हो रहा है ये, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि दो फ्रीक्वेंसी मर्ज हो रही है, कोई भी फ्रीक्वेंसी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बन नहीं रही है। क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि उनका क्वालिटी फैक्टर सही नहीं है, कम है, इसलिए। ओके, हमें ऐसा लगता है कि बिगड़ गया एंड लाइक दैट, बट जैसे टीवी में भी ऐसा होता था, दो चैनल एक साथ दिखती है, पता है, मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है पहले वाले टीवीज में, अभी के टीवीज में ऐसा नहीं होगा। पहले वाले टीवीज में आई हैव एक्सपीरियंस यहीं पर कि भाई एक चैनल चल रही है और पीछे कोई दूसरी चैनल पे जो सीरियल चल रही होगी, मतलब तुम जी टीवी देख रहे हो और सोनी पे कुछ चल रहा होगा ना, तो सोनी पे जो चल रहा है वो भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, दोनों दिख रहा है। मतलब एक चैनल पे तुम क्रिकेट चल रहा है और सोनी पे कोई कॉमेडी सीन चल रहा है, तो वो थोड़ा बहुत ऐसे कि ये बंदा आया, ये क्रिकेट, ये क्या दिख रहा है बीच में, फिर तुम ऊपर एस लिखा हुआ है, सोनी चैनल देखोगे ना तो वही शो चल रहा होगा, तो दो एक साथ दिखते हैं। हमें लगा कि बिगड़ गया मतलब वो क्वालिटी फैक्टर सही सेट नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई। ओके, सो हो क्या रहा है, फाइंड कैसे करना है उसको, क्वालिटी फैक्टर हमारा ज्यादा आना चाहिए। सो Q इज इक्वल टू VL और VC डिवाइडेड बाई VR। अभी VL बाई VR करेंगे तो VL की वैल्यू क्या होगी, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR, सो IRMS इंटू XL, एंड VR की वैल्यू अगेन ओम्स लॉ से क्या होगी, IR, सो IRMS इंटू रेजिस्टर है तो R, IRMS कैंसल्ड, XL बाई R, XL की वैल्यू पुट करेंगे ओमेगा L, तो ओमेगा L R, तो ओमेगा रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करें तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ LC, और ये L बाई R तो है ही, तो क्वालिटी फैक्टर हमारा आ गया 1 बाई R स्क्वायर रूट ऑफ L बाई C। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर रूट ऑफ L है, तो यहाँ से एक कट हो जाएगा, ये भी L है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ L है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ L 2 टाइम्स है, एक बार कट हो गया तो एक बार रह जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ L बाई C 1 बाई R। अगर तुम VC लोगे तो भी वही आएगा, VC बाई VR, VC की वैल्यू अगेन IR, तो IRMS इंटू XC, VR की वैल्यू IRMS इंटू R, ओम्स लॉ से IRMS कट हो गया, XC बाई R, XC की वैल्यू पुट करो 1 अपॉन ओमेगा C, तो 1 अपॉन ओमेगा C R, ओमेगा R की वैल्यू पुट करो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ LC, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ LC ओमेगा R की वैल्यू, C की वैल्यू, R की वैल्यू, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ C है, यहाँ पे 2 बार स्क्वायर रूट ऑफ C है, एक बार कट हो गया तो एक बार रहेगा, तो आंसर वापस वही आ जाएगा 1 बाई R स्क्वायर रूट ऑफ L बाई C। डन। अब अगर ऐसा बोले कि दो मेरे पास RLC सर्किट है और जिसमें R और C सेम, L और C इंडक्टर एंड कैपेसिटर वो दोनों सेम है, तो बताओ कि किसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा, ऐसे बोले। दो RLC सर्किट गिवन है, ऐसा MCQ आ गया है इसलिए बोल रहा हूं, दो RLC सर्किट है और दोनों में L और C जो है इंडक्टर और कैपेसिटर वो सेम रखा हुआ है और दोनों के रेजिस्टेंस डिफरेंट गिवन है, तो बोलेंगे कि किसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा। तो अगर ये दोनों सेम है तो उसको तो कंपेयर करने से रहे, R डिफरेंट है दोनों, RLC का दोनों का R डिफरेंट है, तो जितना R ज्यादा उतना क्वालिटी फैक्टर कम। हमारा तो क्वालिटी फैक्टर ज्यादा चाहिए, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या चाहिए, कम चाहिए, ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा। ओके, तो ये कम चाहिए हमें, तो जो RLC सर्किट में रेजिस्टेंस कम होगा उसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा। तो हमारे रेडियो में जो RLC सर्किट हो उसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होना चाहिए, वो होने के लिए उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। डन। ओके, सो दैट इज द क्वालिटी फैक्टर, सिंपल था। ओके, एंड देन नेक्स्ट एवरेज पावर एंड पावर फैक्टर।
एवरेज पावर एंड पावर फैक्टर। अगेन मैंने डेरिवेशन लिखा तो है बट पूछा पहले तो जाता था, अब तो बुक में ही पूरा डेरिवेशन है नहीं। ओके, अब तो बुक में ही नहीं है, सो पूछने के चांसेस कम है। बट मैथ्स के स्टूडेंट को तो ऐसे ही पता चल जाएगा, सिर्फ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किया हुआ है, तुम्हें भी पता चल जाएगा सिंपल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है। ओके, तो देखते हैं एवरेज पावर इन सीरीज आरएलसी सर्किट। सबसे पहली बात, एवरेज पावर लाने की जरूरत क्यों पड़ी, पावर को एवरेज करने की जरूरत क्यों पड़ी, अगेन इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई वी आर कवरिंग। ओके, सो एवरेज पावर क्यों, क्योंकि पावर क्या होता है, P इज इक्वल टू VI। ओके, अब यहां पर तो हमारा AC सोर्स है, तो करंट कभी बढ़ रहा है, करंट कभी कम हो रहा है, मैक्सिमम करंट भी मिलेगा, मिनिमम करंट भी मिलेगा, वोल्टेज भी कभी बढ़ रहा है, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, वो भी बढ़ रहा है, वो भी कम हो रहा है। तो हमारा पावर कभी मैक्सिमम कभी मिनिमम, अगर कोई दोनों में से V और I की वैल्यू दोनों में से एक की जीरो वैल्यू भी हो गई, करंट जीरो हो गया, मैक्सिमम हो रहा है तो मिनिमम हो रहा है, तो मैक्सिमम से मिनिमम में बीच में जीरो भी तो होगा। ओके, तो अगर जीरो हो गया तो हमारा पावर ही जीरो हो जाएगा, क्योंकि P इज इक्वल टू VI, एक भी वैल्यू जीरो हुई तो V इंटू I और I इंटू V, जीरो हो जाएगा पावर। सो हमारा पावर भी वेरी कर रहा है, तो फिर हम डिफाइन कर रहे हैं कि भाई फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड और से फॉर वन टाइम पीरियड, वन साइकिल, वन हमारा जो साइन वेव है, साइन फंक्शन के तौर पे हमने वेलोसिटी वोल्टेज और करंट को डिफाइन किया है। तो वन टाइम पीरियड मतलब वन साइकिल के लिए अगर हम एवरेज पावर निकाले तो वो सही होगा, क्योंकि वो तो प्लस माइनस कुछ भी हो रहा है। तो एवरेज पावर निकाले कैसे, तो सिंपल वे में ही निकालते हैं हम, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, और एवरेज पावर निकालने के लिए हम मान रहे हैं कि डेरिवेशन में कि हमारा जो करंट है वो वोल्टेज से लैग कर रहा है बाय एंगल फाइव एंगल से लैग कर रहा है, वो 5 एंगल वॉट एवर, बट 5 एंगल से लैग कर रहा है। ओके, सो ओमेगा टी माइनस 5, ये ओमेगा टी है और ये ओमेगा टी माइनस 5, मतलब वो लैग कर रहा है और वो लीड कर रहा है। ओके, सो P इज इक्वल टू क्या होगा, V इंटू I, तो E इंटू I, E का फॉर्मूला हमें पता है वो लिख दिया, I का फॉर्मूला हमें जो पता है वो लिख दिया। देखो वेरी इजी, क्या हो रहा है, E0, देखो इजी ही है, ध्यान से सारे स्टेप समझ में आ जाए वैसे ही है। देखो ये E0 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो E0 I0 साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, और ये है साइन ओमेगा टी माइनस 5 जो है वो। अब साइन अल्फा माइनस बीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, हमने देखा है 11th में, तो साइन ए माइनस बी और साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या है, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, बीच में माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो उसके अकॉर्डिंगली साइन ओमेगा टी कॉस 5 एंड कॉस ओमेगा टी साइन 5 में यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस। ओके, वो हमारा फॉर्मूला है। ओके, फॉर्मूला याद रखना हो सो यू कैन रिमेंबर लाइक साइन एक्स कॉमा वाई दैट इज इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस वाई, बीच में माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे कॉस एक्स साइन वाई, साइन के साथ एक्स, दूसरे में साइन के साथ वाई, कॉस के साथ वाई, दूसरे में कॉस के साथ एक्स, लाइक दैट। ओके, सो वो हमने वैल्यू पुट कर दिया, E0 I0। अब ये साइन ओमेगा टी को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी ऑलरेडी है तो वो स्क्वायर हो जाएगा, ये cos 5, और यहाँ पर साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी cos 5, डन। ओके, अब ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमें तो एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, वैसे ही अगर 10 नंबर्स है तो 10 नंबर का सम करो डिवाइडेड बाय 10। ओके, वैसे ही एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें P एवरेज निकालना है, तो 0 to T टाइम के लिए जो P मिल रहा है हमें वो सबका सम कर दो। 0 to T एक साइकिल के लिए, 0 to T टाइम पीरियड के लिए जो हमें पावर मिल रहा है, कहीं पे मैक्सिमम मिल रहा होगा, कहीं पे मिनिमम, कहीं पे जीरो, व्हाटएवर, तो सबका सम कर दो डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड T, सभी टाइम पीरियड T के लिए वो गिनना है। सो वही वैसे ही हम एवरेज पावर निकाल लेते हैं। सो दैट इज इक्वल टू, सबका सम करना है तो इंटीग्रेशन, ये जो हमने P ढूंढा है वो इंटीग्रेशन P dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 to T और डिवाइडेड बाय T, क्योंकि T टाइम पीरियड के लिए कर रहा है तो T पहला T1 स्मॉल T2 स्मॉल T3, वैसे कहां तक जाएंगे, कैपिटल T तक जाएंगे, उसमें कितने भी T हो व्हाटएवर, तो इसलिए हमने उसको डिवाइड कर दिया 1/T से।
जैसे एवरेज निकालते हैं वैसे, तो वो निकाल लिया। अब ये वैल्यू हमें जो पता है वो वैल्यू हमने डिट्टो यहाँ से जैसी थी वैसी पुट कर दी। अब उसका इंटीग्रेशन करना है, ई नॉट आई नॉट मैक्सिमम तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन ना करके हमें जो फॉर्मूला पता है वो रखते हैं। तो कॉस, ये देखो थोड़े फॉर्मूला तो बायो स्टूडेंट हो या मैथ स्टूडेंट हो, फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से हमें याद होनी चाहिए। ओके, तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या क्या है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट, इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही है 3 फॉर्मूला कॉस 2 थीटा के। ओके, उसमें से हमने ये फॉर्मूला यूज कर लिया, तो ये माइनस इधर आ जाएगा और से इसको ही उधर भेज दो, ये 2 वाला इधर आ जाएगा। सो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस था वो प्लस हो गया, और ये उस साइड गया तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा। डन। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, ये 2 नीचे चला गया तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला है, ये 3 फॉर्मूला है हमारे कॉस 2 थीटा के। ये एक फॉर्मूला, ये 2 फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूला। उसमें से हम ये पहला वाला फॉर्मूला यूज किए हैं। सो कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस इस साइड गया तो प्लस हो गया, ये प्लस इस साइड गया तो माइनस हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 नीचे गया तो ये होल डिवाइड बाय 2 हो गया। तो वो जो वैल्यू है हमारी साइन स्क्वायर ओमेगा टी की, उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। डन। ओके, कॉस 2 थीटा के फॉर्मूला का यूज किया। बड़े आगे रब कर दू ये। ओके, सो नाउ वो हमने पुट किया, cos 5 की जगह cos 5 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी, अगेन एक फॉर्मूला। अब cos 2 थीटा का नहीं, sin 2 थीटा का, इसका तो एक ही फॉर्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा, उसके जैसे 3 फॉर्मूला नहीं है। sin 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा। तो वो वैल्यू ये देखो sin थीटा cos थीटा, तो sin थीटा cos थीटा, तो क्या कर रहे हैं हम, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको ऐसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूं और 2 से डिवाइड कर लूं, कर सकते हैं। तो 2 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी sin 2 थीटा, तो वो हमने लिख दी sin 2 ओमेगा टी थीटा है हमारा डिवाइडेड बाय 2। फिर जो sin 5 था वो तो है ही dt। डन। ऐसा क्यों किया? स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन ना करना पड़े इसलिए ऐसा किया। डन, सिंपल रखने के लिए, नहीं तो स्क्वायर का करना पड़ेगा, u एंड v भी बाद में लगाना पड़ेगा। ओके, नाउ बस, तो अब तो ये cos 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले, देखो cos 5 by 2 वो पूरा का पूरा बाहर। ओके, तो अंदर क्या क्या है, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी है, उसका t के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 1 इंटीग्रेशन dt, वो क्या हो जाएगा, 1 है मतलब dt, तो t हो जाएगा, ये रहा t। फिर cos का क्या होता है, sin, तो sin 2 ओमेगा टी, और जो थीटा हो तो थीटा, लेकिन 2 थीटा हो तो डिवाइड बाय 2 करना है, तो वैसे ही 2 ओमेगा है तो डिवाइड बाय 2 ओमेगा लिख दिया, उसकी रेंज लिख दो t to 0, 0 to t। फिर यहाँ आते हैं, तो यहाँ पर भी sin 5 by 2 वो तो कांस्टेंट हो जाएगा, 5 कांस्टेंट हमारा है इसलिए sin 5 by 2 कांस्टेंट, तो sin 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2 है, तो sin थीटा का क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो sin थीटा का हमने लिख दिया माइनस cos थीटा, वो माइनस और ये माइनस ऑलरेडी लिख के हमने प्लस कर दिया। डन, तो वो प्लस कर दिया, तो cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय अगेन cos 2 थीटा का डिवाइड बाय 2 थीटा भी करना पड़ेगा, तो 2 ओमेगा किया और अगेन उसकी लिमिट। थोड़ा साथ साथ में लिखा हुआ है लेकिन किया वही है, सिंपल स्टेप। ओके, नाउ ई नॉट आई नॉट बाई टी वो तो रह गया, cos 5 by 2 रह गया। अब लिमिट पुट करते हैं, तो पहले अपर लिमिट कैपिटल टी, तो टी की जगह कैपिटल टी माइनस sin 2 ओमेगा टी, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी रखेंगे। अब देखो कैपिटल टी रखे सो ओमेगा टी कितना हो जाएगा, देखो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ और 2 पाई बाई टी है, तो ओमेगा टी कितना हो गया 2 पाई, ओमेगा टी 2 पाई हो गया, तो यहां पर हम कैपिटल टी रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ओमेगा कैपिटल टी, तो ओमेगा कैपिटल टी की जगह क्या लिख देंगे हम 2 पाई, तो वहां हो जाएगा 4 पाई, तो साइन तो 4 पाई 5 पाई 3 पाई कितने भी पाई हो वैल्यू क्या है 0, तो वो वैल्यू पूरी 0 हो गई, तो ये तो वैल्यू पूरी ही 0 हो गई। तो हमारा ये तो रहा यहाँ पर t माइनस
ये वैल्यू हमारी पूरी की पूरी 0 हो गई। ओके, वो बाद में पुट की है, यहाँ पर क्या सिर्फ 2 ओमेगा टी पुट कर दिया है और माइनस फिर 0 पुट की तो साइन 0। डन। अब ये वैल्यू 2 ओमेगा टी की क्या हो जाएगी 0, अभी जैसे बोला वैसे साइन 0 तो 0 ही होता है, तो पूरा वैल्यू कट हो गया, 0 से ये मल्टीप्लाई होगा वो भी 0 हो गया, तो बाकी सिर्फ रहेगा टी, ये रहा सिर्फ टी बाकी। और दूसरे स्टेप में क्या है, दूसरे स्टेप में भी सेम वे पुट करोगे तो cos 2 ओमेगा टी, cos 2 ओमेगा टी का भी वापस क्या हो जाएगा cos 4 पाई हो जाएगा, ओमेगा टी का 2 पाई तो cos 4 पाई, cos 0 क्या होता है 1, cos 2 पाई क्या होता है 1, cos 4 पाई क्या होता है 1, तो यहाँ पे 1 आएगा, और cos 0 तो 1 ही होता है, 1 माइनस 1 0, तो वो भी पूरा 0 और 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग वो भी 0, तो ये भी पूरा टर्म गया, ये भी पूरा टर्म गया, सिर्फ टी बाकी रहा, तो ये जो था वो और सिर्फ टी बाकी रहा, वो टी और नीचे जो टी था वो कैंसल्ड हो गया, तो बाकी क्या रहा ई नॉट आई नॉट cos 5 डिवाइड बाई 2, ई नॉट आई नॉट cos 5 डिवाइड बाई 2। अब हमें पता है IRMS वैल्यू। ओके, सो IRMS वैल्यू कैसी थी हमारी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, मैक्सिमम डिवाइड बाई रूट 2, I इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2, V इज इक्वल टू वी नॉट बाई रूट 2, तो ये 2 को मैंने 2 बार लिख दिया रूट 2, तो देखो ई नॉट बाई रूट 2 तो वो क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, तो ई हो गया, आई नॉट बाई रूट 2 वो क्या हो गया आई हो गया, और cos 5। सो दिस इज अवर फाइनल फॉर्मूला फॉर पी एवरेज, जिसके बारे में हमें न्यूमेरिकल गिनने हैं। सो पी एवरेज इज इक्वल्स टू PRMS इनटू RMS, दैट इज इक्वल्स टू cos 5। डन। ओके, ये याद रखो, मतलब ये तो याद रह ही गया, ये याद ना रहे तो ये इसके पहले वाला जो था दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ई नॉट आई नॉट cos 5 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज पावर। सो पहले डेरिवेशन पूछा जाता था, बुक में ही नहीं है, सो चांसेस आर वेरी 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 लेस। ओके, तो 1% चांस है, लेकिन अगर आ भी जाए तो तुम्हें करना क्या है, सिंपल वे में जाना है, ई नॉट और आई नॉट, पहले ई की वैल्यू लिख दो, तो ई की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 से लैग कर रहा है, 5 से लैग कर दिया। अब हमें क्या करना है, तो p की वैल्यू रखो, तो p इज इक्वल टू क्या होता है vi, p इज इक्वल टू vi होता है, तो v का फॉर्मूला भी है हमारे पास वो पुट कर दो, i का फॉर्मूला भी है वो पुट कर दो, तो p इज इक्वल टू vi से दोनों लिख दिया। अब उसमें से जो जो कांस्टेंट है सब कुछ बाहर निकालो, तो भाई ई नॉट आई नॉट सब कुछ बाहर निकाल दिया, साइन ओमेगा टी को वैसे ही रखो, यहाँ पे साइन ओमेगा टी माइनस 5 का फॉर्मूला साइन a माइनस बी या साइन x माइनस वाई से करना पड़ेगा, साइन x cos y माइनस cos x साइन y, वो वैल्यू पुट कर दी। अब ये जो साइन ओमेगा टी उसको अंदर भेज दो, अंदर भेजोगे तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो गया, बस अब रुक जाओ, अब एवरेज कर लो। ओके, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सबका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। सो सबका सम करेंगे तो इंटीग्रेशन कर दो, तो 0 टू t में इंटीग्रेशन कर दिया, जो हमने p ढूंढा है इंस्टेंटेनियस, ये हमने कौन सी वैल्यू ली है E और I, तो E कौन सा है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, I कौन सा है इंस्टेंटेनियस करंट, तो P मिलेगा वो भी कौन सा मिलेगा इंस्टेंटेनियस पावर। अब इंस्टेंटेनियस पावर से हमने एवरेज पावर निकाल लिया, सारा सम डिवाइडेड बाय टोटल, जहां तक का भी किया हो, हमने t तक का किया है इसलिए डिवाइड बाय t तक, अगर हमने t/2 तक का सम किया होता तो नीचे t/2 लिख देते। ओके, वो लिख दिया, बस अब जो वैल्यू है उसका इंटीग्रेशन करना है, उसमें इंटीग्रेशन करने के लिए जो स्क्वायर वाली टर्म है उसको हटाना है, तो जो स्क्वायर वाली टर्म है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, उसमें हमने cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया, cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूलाज आर देयर, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला लिया, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा, उसको कन्वर्ट किया तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमें मिल गया 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, वो वैल्यू पुट की। यहाँ पर भी 2 साइन थीटा cos थीटा का फॉर्मूला है sin 2 थीटा, वो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। बस अब जो cos 5 वाला तो कॉमन निकल गया, जो 1 है उसका t होगा, cos का sin होगा, sin का cos होगा, साइन का माइनस कॉस होगा, वो माइनस माइनस भी हमने प्लस कर दिया है, दैट इज प्लस, जो भी हमने डिफरेंशिएट किया, जो भी हमने इंटीग्रेट किया है वहां पे लिमिट पुट की 0 टू t वाली, तो अगर लिमिट पुट की तो हमें पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2πf और 2π/t, मतलब ओमेगा t इज इक्वल टू 2π होगा, तो साइन 2π क्या हो जाएगा 0, साइन 0 क्या हो जाएगा 0, साइन 4π क्या हो जाएगा 0। ओके, मतलब ये जो गोला हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये सब कहाँ आएगा, 0 यहाँ आएगा, 4π यहाँ आएगा, 6π यहाँ आएगा, और अगर
3 पाई यहाँ आएगा, 3 पाई यहाँ आएगा, लेकिन वो भी तो जीरो है, वो भी तो जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, साइन की वैल्यू। ओके, तो सारी वैल्यू जीरो ही आ रही है, तो वो सब कट हो जाएगा। कॉस की वैल्यू जीरो नहीं आ रही है, लेकिन कॉस 0 1 होता है, कॉस 4 पाई 1 होता है, तो वहां पे 1 माइनस 1 करके जीरो हो जा रहा है, तो सभी वैल्यू कट गई। बाकी सिर्फ इतना ही रहा, ई नॉट आई नॉट कॉस 5 इंटू कॉस 5 बाई 2 इंटू टी, टी भी कट हो गया, तो ई नॉट आई नॉट कॉस 5 बाई 2। और अगर आरएमएस में चाहिए तो ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस 5, दैट इज अवर ई एवरेज। अंडरस्टूड? तो ये हमने देखा क्वालिटी फैक्टर एंड वी हैव सीन एवरेज पावर। और एवरेज पावर में ये जो cos 5 है ना, दैट इज द पावर फैक्टर। तो वो देखते हैं, जो एवरेज पावर है हमने जो अभी वो आते हैं पावर फैक्टर पे, तो ये जो पी एवरेज का फॉर्मूला है हमारा ERMS IRMS cos 5, कई बार ये पूछते हैं, ओके, फाइंड आउट RMS पावर, फाइंड आउट इफेक्टिव पावर, फाइंड आउट वर्चुअल पावर। वर्चुअल पावर क्या है वो पता होगा तब फाइंड करेंगे ना। तो हम क्या कर लेंगे, सिंपली VI कर लेंगे और आंसर ढूंढ लेंगे, विच इज रॉन्ग। ओके, सो वो क्या होता है, अगर V और I तुम्हारा RMS है तो सही आंसर है। सो VRMS और IRMS की जो वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, नॉट इंस्टेंटेनियस वैल्यू। हाँ, इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, वो E क्या है, इंस्टेंटेनियस E है। I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, वो क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट है। हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की बात कर रहे हैं। सो ERMS और IRMS, E इंटू आई क्या हो जाएगा, अगेन P, E इंटू आई P हो जाएगा। तो इसको RMS पावर बोलेंगे, वर्चुअल पावर बोलेंगे और इफेक्टिव पावर बोलेंगे। डन? तो ऐसे पूछे तो तुम्हें फाइंड करना है ERMS इंटू IRMS। तो कई बार ऐसे पूछा गया है और स्टूडेंट भाई ये क्या पूछ लिया, लाइक दैट। ओके, तो उसी को बोलते हैं, सिर्फ अलग नाम है। और cos 5 को बोलते हैं हम पावर फैक्टर। ओके, सो cos 5 जो है हमारा पावर फैक्टर है। तो cos 5 की वैल्यू यहाँ पर हम देख सकते हैं इजीली। फेजर डायग्राम हमने RLC सर्किट का देखा ही था, तो हमें पता है कि रेजिस्टर जो होता है वो करंट, रेजिस्टर एंड करंट आर इन सेम फेज, मतलब वोल्टेज एंड करंट फॉर रेजिस्टर ओनली केस दे आर इन सेम फेज। तो दोनों एक ही फेज में है, तो I नॉट और VR इधर, फिर VL ऊपर था, VC नीचे था। हमने केस क्या लिया था कि VL इज ग्रेटर देन VC एंड XL इज ग्रेटर देन XC, ये केस लिया था हमने बोला था अगर ऑपोजिट केस लेंगे तो भी आंसर तो सेम ही आने वाला है। सो ये VL है, ये VC है, VC छोटा है तो ये हो जाएगा VL माइनस VC, और ये दोनों का सम अप हो गया है, दो वेक्टर का एडिशन किया तो VL माइनस VC आया। अब ये VL माइनस VC और VR उन दोनों का सम करेंगे तो हमें रिजल्टेंट यहाँ पर मिलेगा E नॉट, और उनके बीच में एंगल 5। ये सेम फेजर डायग्राम हमने RLC में डिस्कस किया था। नया कुछ नहीं है इसमें, वही फेजर डायग्राम है जो RLC में डिस्कस किया था। तो ये फाई आ गया, ये फाई आ गया। अगर मैं cos फाई निकालूं तो cos फाई इज इक्वल टू व्हाट, VR डिवाइडेड बाय VL माइनस VC। तो cos फाई इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो cos 5 मतलब एडजसेंट, VL माइनस VC नहीं, ये आएगा ये, तो ये क्या है हमारा VL माइनस VC, तो ये है, समझ में आ रहा है। दिस इज VL माइनस VC, दिस इज E नॉट एंड दिस इज VR। तो हमारा ये राइट एंगल बन गया। तो cos 5 इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो एडजेसेंट है हमारा VR और हाइपोटेनियस है हमारा E नॉट। ओके, हाँ, अगर तुम sin 5 लोगे तो VL माइनस VC आएगा क्योंकि वो ऑपोजिट होगा, तो इसका ऑपोजिट ये है और ये जितना ये है उतना ही ये होगा, लेकिन हमें तो cos 5 लेना है। सो VR की वैल्यू अगेन ओम्स लॉ से भी हम निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू IR, सो I नॉट इंटू R। देन E नॉट की वैल्यू, तो E नॉट की वैल्यू भी अगेन ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR से ही E नॉट की वैल्यू I नॉट इंटू E नॉट इम्पीडेंस पूरा हमारा Z, ओके, RLC सर्किट का। सो I नॉट कैंसिल, तो R बाई Z, तो cos 5 का फॉर्मूला क्या है, R बाई Z। तो cos 5 पावर फैक्टर तुम दो तरीके से निकाल सकते हो। अगर 5 गिवन होगा तो cos 5 करके पावर फैक्टर निकाल सकते हो, और अगर पावर फैक्टर नहीं गिवन है, ओके, मतलब 5 एंगल नहीं गिवन है कि कितने से हमारा जो वोल्टेज है वो करंट से कितना लैग कर रहा है। देखो एक्चुअली क्या है, ये E नॉट है तो वो वोल्टेज है, वो ये करंट है I नॉट, तो वही तो हुआ, V नॉट I नॉट से कितना लीड कर रहा है और I नॉट V नॉट से कितना लैग कर रहा है, वो एंगल गिवन होगा। वो एंगल गिवन हो तो cos 5 कर लो, पावर फैक्टर वही है।
और अगर वो नहीं गिवन है तो दूसरा फॉर्मूला है R बाई जेड। तुम्हें इंपिडेंस और रेजिस्टेंस गिवन होगा, वो कर लोगे तो पावर फैक्टर मिल जाएगा। सिंपल फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे सो आंसर आ जाएगा। दिस इज अबाउट द पावर फैक्टर। अंडरस्टूड? तो हमने क्या क्या देखा? हमने सबसे पहले क्वालिटी फैक्टर देखा। ओके, सो क्वालिटी फैक्टर हमने देखा, ट्यूनिंग की प्रोसेस समझी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं वो। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या आ गया था हमारा? क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला दो वोल्टेज का रेशियो याद करो, VL और VC डिवाइडेड बाय VR। ओके, VL और VC डिवाइडेड बाय VR। और क्वालिटी फैक्टर Q क्या आता था हमारा? स्क्वायर रूट ऑफ L बाई C इंटू 1 बाई R। ओके, दैट इज क्वालिटी फैक्टर। नाउ हाँ, एक बार ये भी पूछा गया था कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्वालिटी फैक्टर। कोई यूनिट नहीं, ऊपर भी वोल्टेज नीचे भी वोल्टेज, तो क्या यूनिट? ओके, सो इट इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्वालिटी फैक्टर वो ज्यादा होना चाहिए सो दैट वी कैन हैव द गुड फ्रीक्वेंसी ऑफ से हियरिंग फ्रीक्वेंसी और वॉचिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, जो भी हम रेडियो टीवी में जहां पर भी यूज करें वहां पर। देन हमने बात की एवरेज पावर की, पूरा हमने डिराइव किया, और डेरिवेशन पूछे तो कैसे करना है, 2-3 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूला है वो यूज होंगे, इंटीग्रेशन करना है हमें। एंड हमारा फॉर्मूला लास्ट में क्या आ जाता है? P एवरेज दैट इज इक्वल्स टू ERMS इंटू IRMS इंटू पावर फैक्टर cos 5 और से E0 I0 cos 5 डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये हमारे एवरेज पावर का फॉर्मूला। एंड देन वी हैव सीन दी पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर तो इजीली हम फेजर डायग्राम से भी समझे कि जो I से फाई एंगल से लीड कर रहा है और I लैग कर रहा है, E लीड कर रहा है, जो भी पूछे वो। तो वो फाई एंगल अगर गिवन है तो cos फाई निकाल लो, दैट इज पावर फैक्टर। मतलब फाई एंगल 30 डिग्री है तो cos 30 निकालो, √3/2 दैट इज योर पावर फैक्टर। ओके, और अगर ये नहीं गिवन है सो R बाई जेड करेंगे तो भी हमें पावर फैक्टर मिल जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि cos 5 इज इक्वल टू, यहां अगर चेक करें हम तो वो क्या होगा? VR बाई E0, और सारी वैल्यू पुट कर दे तो वो आ जाता है हमारा R बाई जेड। और हमें R बाई जेड जो cos 5 मिला, तो cos 5 की वैल्यू 1 होगी। 1 cos 5 की वैल्यू क्या होगी? 1। तो cos 5 की वैल्यू 1 होगी, तब हमें हमारा मैक्सिमम पावर मिलेगा। कैसे? P एवरेज इज इक्वल टू व्हाट? V0 I0 और से E0 I0 cos 5 डिवाइड बाई 2। तो E0 तो मैक्सिमम है, I0 भी मैक्सिमम है, 2 भी कांस्टेंट है, तो ये तो तीनों वैल्यू कांस्टेंट हो गई। तो बाकी क्या रहा? सिर्फ cos 5। तो cos 5 की वैल्यू एवरेज पावर और cos 5 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो cos 5 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। फिर 0 तक जाएगा वो, तो मैक्सिमम वैल्यू -1 भी जाएगा नेगेटिव में, लेकिन अभी हम नेगेटिव नहीं ले रहे। बट मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। तो cos 5 1 होगा, तब हमें मैक्सिमम पावर मिलेगा। तो जो हमारी RLC सर्किट है उसमें मैक्सिमम AC सोर्स से हम मैक्सिमम पावर कब ले सकते हैं और मैक्सिमम पावर कब कंज्यूम होगा? ओके, जब cos 5 1 हो तब। लेकिन एग्जैक्ट cos 5 1 होता नहीं है। प्रैक्टिकली हम लाने का ट्राई करते हैं, हम जितना हो 10:1 होना चाहिए, वो 1 ही होना चाहिए, 10:1 ही होना चाहिए। एग्जैक्ट 1 होगा तो बहुत बढ़िया बात है, वही होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि cos 5 इज इक्वल टू R बाई जेड। ओके, तो ये Z है, Z मतलब इंपिडेंस, इंपिडेंस Z है, तो cos 5 1 क्या आएगा? जब Z इज इक्वल टू R आ जाए तब 1 आएगा। Z इज इक्वल टू R आ गया तो R और R कैंसिल, तो 1 हो गया cos 5। तो Z इज इक्वल टू R हो तब तुम्हारा cos 5 1 होता है। Z इज इक्वल टू R कब होता है? जब XL इज इक्वल टू XC हो। रेजोनेंस कंडीशन में XL इज इक्वल टू XC हो तो इंपिडेंस हमारा क्या हो जाता है? R हो जाता है। तो XL इज इक्वल टू XC होना चाहिए, वो अगर है तो ही हमारा Z इज इक्वल टू R है। लेकिन एग्जैक्ट XL और इज इक्वल टू XC लाना ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, बट सर्किट में बहुत माइन्यूट, जैसे कि हम वो रेडियो अभी हमने क्वालिटी फैक्टर ट्यूनिंग देखा ना, तो
कैसे एकदम आराम से सेट करना है, थोड़ा भी आगे पीछे हुआ तो होगा नहीं, लाइक दैट। अंडरस्टूड? तो ये सारी हमने क्वालिटी फैक्टर, देन एवरेज पावर एंड पावर फैक्टर डिस्कस किए। अंडरस्टूड? और ये 3 नाम भी याद रखना, जैसे बताया, आरएमएस पावर, इफेक्टिव पावर एंड वर्चुअल। डन? ओके। हाँ, तो थियरी में इतना है। अब इसके बाद एक थियरी सिर्फ रह रही है चैप्टर में, दैट इज ट्रांसफॉर्मर्स। ओके, एक ही थियरी है और फिर 3-4 न्यूमेरिकल है। विद दैट आवर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। सो मोस्ट प्रोबेबली इन नेक्स्ट क्लास आवर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। ओके।